अभी गर्दन झुकाकर पढ़ लो तुम, यकीन मानो एक दिन पूरे गांव में, पूरे ज़िले में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आपका सर ऊपर होगा, आपका सर ऊपर होगा दोस्तों। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सेकंड क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप की सेकंड क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्विज दिख रही है ये सारी की सारी ब्लड पर आधारित है। ये जो पूरी की पूरी क्विज है ये सारी की सारी ब्लड से रिलेटेड है और ब्लड से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। ब्लड से संबंधित हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। ब्लड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी मटेरियल है, पूरा कंसेप्ट दिमाग में सेट कर दो मेरे बब्बर शेरों, पूरा कंसेप्ट दिमाग में सेट कर दो। कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी ऑप्शन आए, देखते ही सीधा ऑप्शन आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, दिमाग में आना चाहिए, इस दिमाग में छेद कर देना चाहिए दोस्तों। अब देखो, आप सबसे पहला थोड़ा ब्लड के बारे में जानना ज़रूरी है दोस्तों। ब्लड एक क्षारीय पदार्थ होता है जिसकी पीएच 7.7 होती है। ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में साधारणतः अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब अपन माँ के भ्रूण में हैं उस समय प्लिया द्वारा होता है। प्लिया को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों। सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त को 2 भागों में विभक्त करते हैं। रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा कणिका, कणिका या कोशिका। रुधिर का दरो भाग प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा कुल रुधिर का 55% भाग बनाती है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और शेष 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। वही बात करते कणिका की। कणिका कुल रुधिर का 45% भाग बनाती है और यह कणिका रुधिर का ठोस भाग होती है जो कुल रुधिर का 45% भाग बनाती है दोस्तों। कणिका को, कोशिका को या सेल को। कोशिका 3 प्रकार की होती है, पहला आरबीसी जिसको कहते हैं लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट्स, दूसरी डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट्स, तीसरी बिंबाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। दैट इज़ क्लियर। इस चीज़ कई विद्यार्थी ऐसे जो इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे रिवीजन करा रहा था उसको मज़ा आ रहा है, ये मुझे याद है। मैं इस चीज़ को मैं जानता हूँ भली भांति। आरबीसी का जीवनकाल 120 दिन होता है। आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी मानव शरीर की केंद्रहीन कोशिका होती है दोस्तों और आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। दैट इज़ क्लियर। सेकंड, डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी रंगीन होती है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है हमारा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है डब्ल्यूबीसी। अब दोस्तों डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कणिकाणु तथा अकणिकाणु। कणिकाणु 3 प्रकार के होते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। फिर कणिकाणु 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वापस 3 प्रकार की हो जाती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मार्ग कोशिका। इस प्रकार दोस्तों जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है, वो आरबीसी का कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं और मजबूत कैसे रखें, रोगाणुओं के प्रति कैसे लड़ें, यह हमारे सिस्टम में कार्य करता है डब्ल्यूबीसी। और थर्ड है दोस्तों प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक है दोस्तों और रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में सहायक है। प्लेटलेट्स का जीवनकाल 10 दिन होता है दोस्तों। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायक है, उसके लिए विटामिन के, यदि विटामिन के नहीं होता तो रक्त का अविरल रूप से बहना, और जब हमारे शरीर में रक्त अविरल रूप से बह जाता है उस कंडीशन में हेमरेज रोग हो जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन सा विटामिन रक्त को रोकने में, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमरेज रोग हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये रक्त लगातार शरीर से
और रक्त की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। रक्त की कमी से, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपने रक्त के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम आता है, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है या कहीं आप रीड कर रहे हो, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन को पहले समझे। अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है आपके क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को समझना ही आधा उत्तर है। पहले क्वेश्चन को आराम से समझो, चिंतन करो, मनन करो और उसके बाद में ऑप्शन पर ध्यान दो। जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त की पीएच होती है, रक्त की पीएच होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपरोक्त सभी। दोस्तों जब पीएच नाम आता है तो पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। पीएच क्या होता है? अम्ल और क्षार को ज्ञात करने की एक स्केल होती है जिसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में दोस्तों मैं एक चीज़ आपको पहले डाउट ख़त्म कर दूं, 0, 7 और 14। यदि कोई पदार्थ है जैसे दही है, दूध है, हमारा खून है, पानी है, जो भी पदार्थ है, यदि उसकी पीएच 0 और 7 के बीच में, वो पदार्थ होगा अम्लीय। यदि कोई पदार्थ जिसकी पीएच 7 है जैसे पानी, वो होगा उदासीन, न्यूट्रल होगा। और ऐसा पदार्थ जिसकी पीएच 14 है वो पदार्थ होगा क्षारीय। दैट इज़ क्लियर। दोस्तों आ चीज़ तो पहले दिमाग में आनी चाहिए। आप देखो रक्त की पीएच होती है, रक्त एक हल्का क्षारीय पदार्थ है और रक्त की पीएच होती है 7.4। रक्त की पीएच होती है, रक्त की पीएच होती है दोस्तों 7.4, 7.4 रक्त की पीएच होती है। अब यहाँ देखो 7 क्या है? उदासीन। तो यहाँ ऑप्शन आना चाहिए हल्का उदासीन, हल्का उदासीन। यदि यहाँ पर हल्का उदासीन ऑप्शन आता तो भी सही होता। अब हल्का उदासीन यहाँ ऑप्शन नहीं है और रक्त की पीएच कितनी? 7.4 है। ये 7 है, 7 से इधर है तो पदार्थ कैसा हुआ? क्षारीय। तो रक्त की पीएच होती है 7.4 और रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। दैट इज़ क्लियर। कहीं कहीं हल्का उदासीन आता है तो भी सही है, क्योंकि उदासीन के जस्ट पास में है तो हल्का उदासीन ऑप्शन राइट हो जाता है। रक्त की पीएच 7.4 होती है और रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। दैट इज़ क्लियर। चलो आगे सेकंड क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? अब रक्त समूह पूछते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि सन 1909 में कार्ल लैंडस्टीनर, सन 1909 में, सन याद रखना जरूरी, कभी कभी पूछ ले। सन 1909 में कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रतिजन के आधार पर, चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी भाई, सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके आधार पर? प्रतिजन के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 समूह में विभक्त किया, ए बी ओ, जिसे रुधिर वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? अब आपको मैं ये बताऊं कि एक रुधिर वर्ग है ए बी और एक रुधिर वर्ग है ओ। अब ए बी रुधिर वर्ग को कहते हैं सर्वग्राही और ओ रुधिर वर्ग को कहते हैं सर्वदाता। दैट इज क्लियर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ए बी ओ। तो सर्वदाता कौन सा हुआ? ओ हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी। इसमें बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ए बी ओ। मैं आपको बता दूं रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। इन चारों वर्गों में से रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ग्राही का मतलब ग्रहण करता है, ग्रहण का मतलब वो लेता है। दैट इज क्लियर। सेकेंड, ओ को सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दाता होता है देने वाला, लेता नहीं है बल्कि वो दूसरों को देता है। यहाँ पर एक बात है ग्राही और दाता। ग्राही का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब वो लेता है। सर्वदाता, दाता का मतलब देता है। किसको देता है? अगले वाले को डोनेट करता है। दैट इज क्लियर। तो रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। दैट इज क्लियर दोस्तों। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह डी ओ है। सेकंड, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी ओ।
ये सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। दैट इज क्लियर। बड़ा मजा आएगा। यदि आपने स्टार्टिंग में 5 मिनट सुन लिए समझ लो रामबाण है, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए आपके। नेक्स्ट, किस कोशिका में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? उस कोशिका का नाम बताना है कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक वर्णक है ये। इस प्रोटीन के कारण कोशिका का रंग लाल होता है। इस कोशिका के कारण हमारे शरीर में रक्त का रंग लाल होता है, रुधिर का रंग लाल होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। पहली आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। किस कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, आरबीसी। आरबीसी कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में रुधिर का रंग है वो लाल होता है और इस लाल के कारण इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसके अंदर कोई डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये रंगीन होती है, तो इसको श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं। कोई वर्णक है ही नहीं। और आरबीसी के अंदर एक वर्णक है, आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल। रुधिर कैसा होता है? लाल होता है ना। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? उस कोशिका का नाम बताओ जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसकी जगह यह भी हो सकता है, उस कोशिका का नाम बताइए जो रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में सहायक है। उस कोशिका का नाम बताओ जो रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में सहायक है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर कि कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक उसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका रक्त में रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में सहायक है। रक्त वाहिनियाँ जिसके अंदर रुधिर प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियाँ होती है दोस्तों। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे धमनी और सिरा, अच्छी तरह से समझेंगे आपको और विभिन्न प्रकार के शरीर के तंत्रों से संबंधित विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नरजनन तंत्र, मादाजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, क्या कहते हैं, अंदर स्त्रवी ग्रंथियाँ, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो भी लेसन होगा। तो कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है या कौन सी कोशिका रक्त में रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में सहायक है? तो दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को या इसका दूसरा नाम है बिंबाणु को। कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। दैट इज क्लियर। अब देखो आप यहाँ पर कि कौन सी कोशिका रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स या बिंबाणु या सेमी कोशिका रक्त वाहिनी की सुरक्षा में भी सहायक है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल। कभी कभी जीवन काल की जगह है वो ये भी लिखा हुआ आ सकता है। आरबीसी की औसत आयु होती है। औसत आयु को या जीवन काल को एक ही बात है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। अगले एक जड़ी लागे सर। तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ए ऑप्शन इसमें राइट है आपका। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। वही जो प्लेटलेट्स है, या लिख दें आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, वही प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन होता है। दैट्स इम्पोर्टेंट, याद कर लो। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में करीब कितने प्रतिशत व्यक्ति RH पॉजिटिव पाए जाते हैं? पूरे विश्व की बात कर दी, देख लो। गांव का पता नहीं, शहर का पता नहीं, तहसील का पता नहीं, जिले का पता नहीं, देश का पता नहीं, पूरे विश्व में पहुंच के देखो। बहुत होशियार है हम, टैलेंट है। विश्व में करीब कितने प्रतिशत व्यक्ति RH पॉजिटिव पाए जाते हैं? अब RH क्या है? RH क्या है? अरे RAS अलग है और RS अलग है। RAS IAS बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक
अधिकारी होते हैं दोस्तों। लेकिन RH क्या है? RH कारक है। RH क्या है? RH फैक्टर है एक। इसकी खोज मक्काकारिसस नामक बंदर में की गई। ये आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ये RH 2 प्रकार को, वैसे RH कारक मुख्य 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें RHD सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक रोग प्रतिजनी RHD है। यहाँ पर RH प्लस क्यों लिखा? क्योंकि RH 2 प्रकार होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक। जिसमें RH प्रतिजन पाया जाता है वो RH धनात्मक और जिसमें RH प्रतिजन नहीं पाया जाता वो RH ऋणात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विश्व में करीब कितने प्रतिशत व्यक्ति RH प्लस पाए जाते हैं? 80%, 85%, 82%, 84%। अब इसमें यदि आपने कन्फर्म उस समय ध्यान नहीं दिया या सही तरीके से यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। उस समय आंकड़े वो सही चिंतन और मनन करके दिमाग में सेट करो। आंकड़े को इस तरह सेट करो कि आपका जन्म 2000 में ही हुआ है। अब 1 या 1999 है ना, आपके दिमाग से वो बाहर है, परे है, तो जवान है, दो ही है। समझ भाई? आप अभी इस वक्त खाना खा रहे हो, इसका मतलब खाना ही खा रहे हो। आप अभी इस वक्त कोई सपना देख रहे हो, इसका मतलब वो सपना ही है, पढ़ नहीं रहे हो। आपके हाथ में किताब है और आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, कोई तार्किक चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। समझ रहे हैं आप? तो विश्व में करीब कितने प्रतिशत व्यक्ति RH पॉजिटिव है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। विश्व में, मैं आपको बता दूं, विश्व में करीब 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव और सेम 15% व्यक्ति वो RH नेगेटिव होते हैं, RH ऋणात्मक होते हैं। विश्व में करीब कितने प्रतिशत व्यक्ति RH प्लस होते हैं, RH धनात्मक होते हैं? तो 85%, 85% व्यक्ति RH धनात्मक होते हैं और शेष 15% व्यक्ति होते हैं वो RH ऋणात्मक होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं। प्लस का मतलब पॉजिटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव। RH धनात्मक, RH ऋणात्मक, धनात्मक कितना आया 85, ऋणात्मक कितना आया 15। होमो 85 का डॉलर कितना है 15। याद रखोगी, ये 85 याद हो जाएगा ना 85, तो पीछे 15 अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर का द्रव भाग कहलाता है। ओहो, द्रव भाग और ठोस भाग, आ चीज़ तो बढ़िया ही कहानी पड़ी भाई। ये रुधिर है, खून है, ब्लड है, ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनाए। पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है कणिका या कोशिका। तो प्लाज्मा रुधिर का द्रव भाग होती है जबकि कणिका रुधिर का ठोस भाग होती है। ये प्लाज्मा कुल रुधिर का 55% भाग बनाती है जबकि कणिका कुल रुधिर का 55 पूरा हो जी, आप ही हो गया। तो रुधिर प्लाज्मा और कणिका से मिलकर बना होता है। रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है और ठोस भाग कणिका कहलाती है। प्लाज्मा में 90% जल होगा, मतलब जितो जल पियो भी तो प्लाज्मा जल ही पे, क्योंकि रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और बाकी 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होंगे। ध्यान है, जितना पानी ज़्यादा पियोगी उतनी प्लाज्मा ज़्यादा बनेगी और रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा बनेगी। इसका मतलब जल ही जीवन है। कणिका वापस 3 हो जाएगी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स मैंने आपको पहले समझाया था। अब यहाँ पर देखो, आपका क्वेश्चन देखते ही सही है। रुधिर का द्रव भाग कहलाता है सीरम, लसिका, प्लाज्मा, कणिका। ये देखो, रुधिर का द्रव भाग क्या होगा? प्लाज्मा। राइट आंसर क्या होगा? सी। रुधिर का कणिका क्या होगी? कणिका रुधिर की ठोस भाग होगी। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर सेट हो जाए कि रुधिर भाग ठोस भाग कहलाएगी, तो रुधिर का सॉलिड भाग क्या होगा? सॉलिड पार्ट्स। तो रुधिर का ठोस भाग कणिका कहलाएगी और द्रव भाग क्या होगी? प्लाज्मा हो जाएगी। प्लाज्मा 55% भाग बनेगी, वही कणिका 45% कुल रुधिर का निर्माण करेगी दोस्तों। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता? ये कैसा क्वेश्चन है? किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। ये तो दियो ने, हमारा आंसर निकाल देखो। रुधिर वर्ग, सबसे पहले रुधिर वर्ग है ए बी, AB, O। हमें देखो प्रतिजन, अब देखो इसमें प्रतिजन में रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी पाया जाता है, रुधिर वर्ग AB में प्रतिजन ए और बी दोनों पाया जाता है, रुधिर वर्ग O में कोई प्रतिजन
नहीं पाया जाता है, मतलब वही आंसर हुआ। समझ रहे आप मेरी बात को? किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो इधर देखो आप ये स्टोरी कि रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी पाया जाता है, रुधिर वर्ग ए बी में प्रतिजन ए और बी दोनों उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखो किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन राइट, कि ओ रुधिर वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इस सेकंड को वापस घुमाकर पूछ लिया जाए, कैसे? वैसे किस रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, एंटीजन यानी प्रतिजन ना हो तो याद रखना पड़े भाई, मिलता जुलता। सर कन्फ्यूज हो जियो, नहीं होने दो। एंटीजन, प्रतिजन, लास्ट जन आवे, जन आ रहा है ना, जन, जन का मतलब क्या हुआ? लोग। ये लोगों में पाई जाती है नहीं पाई जाती है? लोगों में सहायक है कि नहीं? तो प्रतिजन, एंटीजन, पीछे जन आया रहा, आगे अगले होगी, दो एक चीज़ होगी। प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, ये दोनों एक चीज़ होगी। तो किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? रुधिर वर्ग ओ में कोई प्रतिजन या कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। पासो लग तो ये थी, समझा दूँ, प्रतिरक्षी। किस रुधिर वर्ग में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? तो रुधिर वर्ग ए में प्रतिरक्षी बी पाई जाती है, रुधिर वर्ग बी में प्रतिरक्षी ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग ए बी में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ में प्रतिरक्षी ए और बी पाया जाता है। यहाँ के क्वेश्चन में यदि किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, वो सही हुई। किस रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? तो रुधिर वर्ग का जी ए बी। रुधिर वर्ग ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है और रुधिर वर्ग ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। दो चीज़ याद करनी। क्या बोला? कि रुधिर वर्ग ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है और रुधिर वर्ग ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, ये याद रख लो। सामान्यतः मनुष्य का निर्माण, क्या मनुष्य सामान्यतः का निर्माण होता है हमारे शरीर में? साधारणतः रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लिया में, यकृत में, अस्थि मज्जा में, वक्र या किडनी में। दोस्तों सामान्यतः मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका राइट ऑप्शन सी है। लेकिन जब अपन माँ के भ्रूण में होते हैं, भ्रूण अवस्था में, या जब नवजात शिशु होता है उस अवस्था में, या तो दो कंडीशन, या तो भ्रूणावस्था या फिर नवजात शिशु है, उस स्थिति में रक्त का निर्माण प्लिया में होता है और सामान्यतः रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, कई बार पूछा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लिया, यकृत, अस्थि मज्जा, वक्र, किसको कहते हैं? प्लिया को। तो सामान्यतः रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब अपन माँ के भ्रूण में होते हैं, जब यह नवजात शिशु होता है, उस समय रक्त का निर्माण प्लिया में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। वक्र और किडनी क्या काम है? रुधिर को छाना, मूत्र को छाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये अपनी क्विज समाप्त होती है। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को बिना सोचे समझे ठोको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और लगे रहो हमारे साथ। जो भी पिछली क्लास हुई थी सारे के सारी वीडियो एक बार देखो और उसमें क्या आपको लग रहा है, आपके क्या तार्किक चिंतन है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। और नेक्स्ट कल शुरू करेंगे पार्ट 3 क्विज। मिलते हैं कल, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।